पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। प्रसिद्ध जीवनीकार गुणाकर मुले द्वारा लिखित इस पाठ में प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट का परिचय दिया गया है। निकोलस कोपरनिकस के बहुत पहले आर्यभट्ट ने पृथ्वी के परिक्रमण संबंधी जानकारी दी थी। इनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीय ग्रंथ मात्र 242 पंक्तियों में ही गणित व ज्योतिष के विषयों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज की पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। उनमें बड़ी तादाद में खिलने वाले फूलों के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्र होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र पहुँचते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसी नगर की बात है, एक दिन सवेरे से ही नगर में काफी चहल पहल थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे, राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखो, खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस के चुंगल से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिलती है। चारों ओर आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान तो छुटे गिरान। लोग डरे हुए थे। नगर के धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा देने में जुटे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन वह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बने उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे, कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह के थे। वस्तुतः वह एक वेधशाला थी। उस दिन उन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि किस समय ग्रहण लगेगा, कहाँ-कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं। इसीलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण लगने के क्षणों का इंतजार कर रहे थे। कुछ ज्योतिषी और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु और केतु नाम के राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलते हैं। हमें धर्म ग्रंथों की बातों पर यकीन करना चाहिए। मगर वहाँ एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथी विद्यार्थियों को समझा रहा था। पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है और वह सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है। यह मनगढ़ंत पुराण कथा है। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से भी पुकारते थे।
मगर उसका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब होता है योद्धा। सचमुच आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अश्मक जनपद में पैदा हुए थे, इसीलिए बाद में वे अश्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए ही वे अपने अश्मक जनपद से इतनी दूर पाटलिपुत्र पहुँचे थे। आर्यभट्ट आंख मूंदकर पुरानी गलत बातें मानने को तैयार नहीं थे और अपने विचार बेहिचक प्रस्तुत करते थे। ग्रहण के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में भी उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने के प्रायः सभी लोग, यहाँ तक कि ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर है और तारामंडल एवं सूर्य गतिशील है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति के बारे में अपने नए विचार खुलकर रखे। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी तरह आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। इसीलिए आकाश में स्थित तारा मंडल स्थिर है। पृथ्वी ही अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आज तो सभी यह मानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, किंतु आर्यभट्ट के जमाने में यह एकदम नया विचार था। हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले किसी ने भी पृथ्वी के परिभ्रमण की बात नहीं की थी। पुराने ग्रंथों में भी यही लिखा था कि पृथ्वी स्थिर है। किसकी बात मानी जाए, ग्रंथों की या आर्यभट्ट की? कोई भी ज्योतिषी इस मत को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। शायद कुछ ज्योतिषी आर्यभट्ट के विचार से सहमत भी थे, मगर इसे खुलकर स्वीकार करने में उन्हें संकोच होता था। ग्रंथों की बातों का विरोध करने का उनमें साहस नहीं। आर्यभट्टीय के काल क्रिया नामक तीसरे भाग में आर्यभट्ट युग को 4 समान भागों युगपादों में विभक्त करते हैं। वे युग के बारे में ब्रह्मा की आयु जैसी बात की कोई चर्चा नहीं करते। वे कहते हैं कि काल अनादि अनंत है। सृष्टि और प्रलय की धारणा में उनकी कोई आस्था नहीं थी। स्मृतियों और पुराणों में पंच महाभूत का प्रतिपादन किया गया है, किंतु आर्यभट्ट के अनुसार महाभूत केवल 4 हैं: मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। 5वें तत्व आकाश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आर्यभट्टीय के गोल नामक चौथे भाग में गोल रचना से संबंधित गणित का विवेचन है। इसी में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रहण वस्तुतः क्यों घटित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यभट्ट स्वतंत्र विचारों वाले वैज्ञानिक थे। वे बुद्धिवादी थे। इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी। परंपरावादियों ने आर्यभट्ट की पृथ्वी के परिभ्रमण जैसी नई मान्यताओं की कटु आलोचना की और उन्हें हेय करार दिया। इतना ही नहीं, आर्यभट्टीय के सभी टीकाकारों ने लोक भय के कारण उनके ग्रंथ के भू पृथ्वी शब्द को ध तारा गण में बदल दिया। यह आर्यभट्ट के पृथ्वी के परिभ्रमण के मत को नभ भ्रमण में बदलने का प्रयास था। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी, मगर कालांतर में हमारे देशवासियों ने ही आर्यभट्ट
और उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय को लगभग भुला ही दिया। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियां खोज निकाली और इनका विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद ही विद्व जगत को आर्यभट्ट का सही परिचय प्राप्त हो सका। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितज्ञ ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने का मौका मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया और उसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है।